आज हमारे साथ कर्नल RSN सिंह साहब मौजूद हैं। पूरा देश उनके विचारों को, उनके इंटरप्रिटेशंस को बहुत अच्छी तरह जानता है। रक्षा मामलों के विशेषज्ञ हैं, रणनीतिकार हैं और ऐसे तमाम मसले जब देश के सामने उठे जो इस वक्त इजराइल और एक आतंकवादी संगठन हमास के बीच में है, जिसे कई इस्लामिक देशों का समर्थन प्राप्त है। दूसरी तरफ चाइना ने जिस तरीके से अपनी विस्तारवादी नीति के तहत एक जैविक युद्ध या बायोलॉजिकल वॉरफेयर शुरू कर रखी है, उस बीच में इस्लाम का जो एक महीना आता है रमजानों का, जिसे बड़ा पवित्र कहा जाता है, और उस पवित्रता को हमने देखा कि जंगे बद्र भी उसी रमजान में हुई और भारत के कॉन्टेक्स्ट में 16 अगस्त 1946 को संयुक्त बंगाल के अंदर उन्हीं रमजानों के जमाने सोहराबुद्दीन ने किस तरीके से हिंदुओं का कत्लेआम किया। और कश्मीर में बार बार जब ये रमजान का महीना होता है तो ये तमाम मक्कार और मुनाफिक मुसलमान हिंदुस्तान के भारत की फौजों से कहते हैं कि उन्हें सीज फायर कर देना चाहिए, लेकिन रमजान के महीने में पूरा पाकिस्तान हिंदुस्तान के मुसलमानों को और हिंदुओं को वहां मारता है, उससे सीज फायर करने के लिए नहीं कहते। और आज भी रमजान के दरमियान और ईद के पास दुनिया के सबसे खूनखार मुसलमानों के इस्लाम के आतंकवादी ग्रुप हमास ने जिस तरीके से इजराइल की भोली भाली जनता के ऊपर हमला किया। आज की बातचीत इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसके दो डायमेंशन हैं। एक डायमेंशन तो सिंह साहब यह है कि चाइना ने जो जैविक युद्ध, जिसके बार बार कहा जा रहा है, आप भी कह रहे हैं और सबसे पहले कहने वाले आप हैं, उसके बाद में GD बख्शी ने कहा और दूसरे लोग कह रहे हैं कि ये जो सेकंड वेव के बारे में बताया गया, ये कुछ अजीब किस्म की वेव है जो चाइना से जिनके रिश्ते बेहतर नहीं हैं या चाइना जिनसे बहुत टसल की पोजीशन में है, ये सेकंड वेव वहीं आ रही है। और जो चाइना के दोस्त हैं या चाइना के नजदीक हैं या चाइना के चंपू हैं, उनके पास ये सेकंड वेव नहीं पहुंच रही। तो एक तरफ हम देखते हैं कि जैविक युद्ध लड़ा जा रहा है, दूसरी तरफ इजराइल जहां जहां उसने अपने देश के अंदर इस पूरी कोरोना की जो पूरी वॉर थी उसके ऊपर जिस तरीके से काबू पाया, और जैसे ही काबू पाया और उसके फौरन बाद हम देखते हैं कि एक पूरा जो हमास, जो सब जानते हैं उसको ईरान की ताकत प्राप्त है, हथियार वहीं से मिलते हैं, और अब जिस तरीके का हो हल्ला मचाया जा रहा है, तो क्या आपको लगता है कि ये जो इजराइल का और हमास का एक तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, उसको देश जानता ही है, उसको कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है, लेकिन इस बार हमास या पैलेस्टाइन और इस इजराइल के बीच के इस कॉन्फ्लिक्ट को एक रणनीतिक कार के तौर पे, एक आर्मी के एक्सपर्ट के, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पे कर्नल RSN सिंह साहब आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, आपने बात कश्मीर से शुरू की थी, तो मैं बताता हूं कि कोई 7 लाख शुरुआती दौर में 1948 में पैलेस्टीनियंस कुछ अप्रूट हुए थे। वो गाजा स्ट्रिप और आपके वेस्ट बैंक और कई इलाकों में उनकी संख्या 60 लाख के करीब हो गई है। उनकी तो अब चर्चा लोग करते हैं हमारे हिंदुस्तान में। आपको मालूम है कि हमारी जो विदेश नीति जो थी वो हमारे यहाँ के मुसलमानों को खुश करने के लिए बनाई गई थी, और इसीलिए आपने देखा कि हमारे कितने ताल्लुकात थे। जैसे यहूदियों ने पता नहीं हम हमारे साथ क्या अन्याय किया हो, तो वो 7 लाख से 60 लाख हो गए। लेकिन जो 5 लाख हमारे कश्मीरी हिंदू विस्थापित हुए, जिन्होंने इस्लाम का कहर हमारी घाटी में जिन पर जिसके वो शिकार हुए, विक्टिम हुए, उनके बारे में कोई चर्चा नहीं करता है। उनके बारे में कोई क्या, उसके बारे में कोई कहीं भी देश नीति नहीं बनी।
क्या पूरी दुनिया में, आप बताइए, कोई एक मुल्क ले लीजिए आपके, चाहे वो पड़ोसी मुल्क हो या ये वेस्टर्न कंट्रीज हो, कहीं पर भी ये कश्मीरी हिंदूज का विस्थापित होना, उनको घाटी से में उनका नरसंहार होना, वो कहीं पर किसी भी देश का विदेश नीति में उसके आपने झलक देखी? देखी जी, आपने? आपने नहीं देखी ना। कभी श्रीलंका नहीं। की तो झलक, उसकी गूंज तो चारों दुनिया में घुस गई। श्रीलंका की एलटीटी की गूंज तो सारी दुनिया में थी। आप वो लंदन में उनका हेडक्वार्टर बना, फिर वहां से पेरिस किया और तमाम चीजें, लेकिन इसकी गूंज तो आपने कहीं देखी नहीं देखी। तो कहीं पे ये कमी तो हमारे और आप में है ना, और कहीं तो हमारे जी, कमी हमारे सनातन भाइयों में, भाइयों बहनों में। इतने खुदगर्ज, इतने खुदगर्ज। और अगर आप इतने खुदगर्ज रहेंगे तो अगली अगली बारी आपकी है। ये मत भूलिएगा, ये मत भूलिएगा। मैंने आपने इस बात से शुरुआत की तो इसलिए मैंने कहा कि इसका जिक्र जरूरी है कि पैलेस्टीनियंस के लिए तो इतना आपका दिल धड़कता है, कश्मीरी हिंदुओं के लिए आपका दिल कभी नहीं धड़का। पैलेस्टाइन की गूंज कश्मीर में घाटी में होती थी, वो भी इंतफादा बोलते थे। ये संगबाजी जो आपने देखा, ये स्टोन पेल्टर्स, वो सारा ज्ञान वहीं से हासिल किया था। तो यहाँ पैलेस्टीन की गूंज थी, लेकिन हिंदुओं की गूंज कहाँ थी? मैं इस बात पे, आ, ये मेरा सवाल है, अपने ही लोगों से नहीं सवाल। सर, इसमें जो इसमें हिंदू तो छोड़िए, के छोड़ भी दीजिए, अहमदियाओं के लिए कब आवाज उठाई, शियाओं के लिए कब आप वही, आवाज उठाई पाकिस्तान में? हाँ, वही वही मैं कह रहा हूँ, वही मैं कह रहा हूँ। अब आपका दूसरा जो बड़ा अच्छा सवाल था कि ये जैविक युद्ध का, तो जैविक युद्ध का मैं इसके तीन सेंटर देखता हूँ। एक सेंटर है इसका, आपको, अमेरिका। आपने देखा कि किस तरह से वहां महामारी हुई, उस महामारी के कारण किस तरह से ट्रंप को निशाना बनाया गया। और ट्रंप को निशाना बनाने के बहुत सारे कारण थे। वो उन्होंने आर्थिक युद्ध डिक्लेयर कर दिया था चाइना पे, आपको याद होगा। उन्होंने जी, आर्थिक युद्ध डिक्लेयर कर दिया था। और जब अमेरिका कुछ करता है तो यूरोप भी पीछे पीछे लग जाता है, तो उसे भी विक्टिम बनाया गया। दूसरा जो एपी सेंटर है ये जैविक युद्ध का, ये है आपका वेस्ट एशिया। और उस वेस्ट एशिया में ये इसराइल भी एक एपी सेंटर है। और तीसरा है भारत। इन दोनों, भारत ने बड़ी बेखूबी से जो पहला वॉर, जिसको आप फर्स्ट वेव कहते हैं, बायोलॉजिकल वॉरफेयर का जो पहली चोट थी, उसको हमने बड़े बड़े इत्मीनान से और बड़े महारत से हमने उसको झेल लिया। और उसके बाद से ये सेकेंड वेव है। अब आपने एक बड़ा अच्छा सवाल पूछा साहब। मैं, देखिए, मैं सुबह सुबह पहला काम करता हूँ, कोई 4 बजे सुबह मैं worldometer.com देखता हूँ। और ये सारे कंट्रीज का, अभी से नहीं, ये जब से ये शुरुआत हुआ है, ये पहला पहला वेव, तो मैं देख रहा हूँ कि जो जो चीन को, जो जो बात आपने कही कि जो जो चीन के करीब हैं स्ट्रैटेजिकली और जियोपॉलिटिकली, उनका कोई खास नुकसान नहीं हो रहा है। मिसाल के तौर पे मैं अपने अपने नेबरहुड में आपको मैं बताता हूँ। पाकिस्तान कोई 125 से 150 के बीच में मैं देखता हूँ कि उनके डेथ डेली हो रहे हैं। बांग्लादेश में कल का फिगर्स था 33। अब आप बताइए पुष्पेंद्र जी कि अगर आप नक्शा देखें तो बांग्लादेश एक ऐसा देश है जिसके साउथ में बे ऑफ बंगाल है, लेकिन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ ये पूरा इंडिया से घुरा हुआ है, 4100 किलोमीटर का। अब आप बताइए कि 5 स्टेट है इसके साथ जो बॉर्डर्स हैं हमारे, वेस्ट बंगाल का, आसाम का, त्रिपुरा का, मिजोरम का, ठीक है। उन सब स्टेट्स में तो कोरोना हो रहा है और बांग्लादेश में इतना कम कैसे?
बांग्लादेश में बड़ा यूनिक कंट्री है जियो पॉलिटिकली, उसका कोई नेबर नहीं है भारत के अलावा, इट इज रिंग्ड बाय इंडिया। वहां पे चलिए पाकिस्तान का हम मान लेते हैं थोड़ा सा, और पाकिस्तान के साथ भी मैं बता दूं बॉर्डर एरियाज में इतनी इफेक्टेड नहीं है। तो ये, अब आप इसको अ, अब चलिए दूसरा भी आप ले लीजिए, अगर चाइना का मैप देखें आप, तो जापान में बहुत कैजुअलिटीज हो रहे हैं साहब, 200 250 इस तरीके से डेली उनके डेथ हो रहे हैं, लेकिन ताइवान में नहीं हो रहा, क्योंकि ताइवान में इंटरेस्ट है, कमर्शियल इंटरेस्ट है, चाइना उसको अपना हिस्सा मानता है। साउथ कोरिया में नहीं हो रहा है, बहुत कम। मैं सारे रिलेटिव टर्म्स में बात कर रहा हूँ। साउथ कोरिया में नहीं रहे, क्योंकि अगर कुछ होगा तो उसका स्पिल ओवर नॉर्थ कोरिया में होगा, जिसका कि चाइना एलाई है। फिलीपींस से दुश्मनी है चीन की, उनका भी डेथ रेट बहुत हाई है, लेकिन मलेशिया से नहीं है। इंडोनेशिया में फिर डेथ रेट काफी है, क्योंकि वो नतूना आइलैंड्स लेके चीन का ये है। तो आपने बिल्कुल सही फरमाया कि जो जो इसके एलाइज है चाइना के, पाकिस्तान हुआ, नॉर्थ कोरिया हुआ, ये सारे वहां वहां तक को ये कुछ नहीं हो रहा है। अब आप यूरोप में देखिए, यूरोप डिवास्टेटेड है साहब, यूरोप डिवास्टेटेड है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि अगर अमेरिका में, यूएस में कुछ हो रहा है तो मेक्सिको में भी हो रहा है, नेबरिंग कंट्री साउथ में है, बहुत हैवी कैजुअलिटीज चल रहे हैं। अगर फ्रांस में हो रहा है तो जर्मनी में भी हो रहा है, एंड अक्रॉस इंग्लिश चैनल इंग्लैंड में भी हो रहा है, इंग्लैंड इज डिवास्टेटेड। लेकिन इंडिया में हो रहा है, श्रीलंका में नहीं हो रहा। जैसे इंग्लिश चैनल है, वैसे हमारा एक उससे भी पतली वो पाक स्टेट है, ठीक है, अक्रॉस द सी, अक्रॉस द पाक स्टेट, वहां पे कुछ नहीं हो रहा। तो ये आपको आपको किस, क्या कहां से क्या सबूत लाए? और ये जो ये बेहूदे और मूर्ख लोग जो ये सबूत मांग रहे हैं, अपने दिमाग की जांच करवा लो। अगर ये तुम्हारी सोच है तो तुम जिंदगी में कुछ नहीं हासिल कर सकते हो। अगर तुम नहीं इतने फिर अंधे हो। जी, आप भाई कुछ मेरा कह रहे कहना थे। है कि सिर्फ सबूत, ये तो सबूत हर चीज का मांगते हैं, तो हम क्यों सबूत दें भाई? क्या ये कोई बात कह के भाग जाते हैं, झूठी बातें करते हैं, तो हमने सबूत मांगा है क्या? लेकिन ये तो इनको आदत है कि आपको बिजी कर दिया, आप सबूत लाइए। अरे भाई हमको सबूत पूरी बिल्कुल दुनिया में दिखा हुआ है, हमको सबूत बिल्कुल तुमको अलग बिल्कुल से हम क्यों बिल्कुल दें भाई? बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। अच्छा साहब, एक और बात मान लीजिए, अगर ये महामारी है तो ये सबके लिए ये बड़ा दुखद है। हमें तो कोई खुशी नहीं होती कि रशिया में लोग मर रहे हो, ईरान में मर रहे हो, अमेरिका में लोगों की जाने जा रही हो, या यूरोप में जाने जा रहे, हमें तो इसका कुछ किसी किसी भी सच्चे सनातनी को इससे तो कोई सुख का अनुभव नहीं होगा। आज दुनिया जो कह रही है कि हम वैक्सीन ने बनाया, और बाकी मैं उस पहलू पे नहीं जाऊंगा कि उसको क्यों हमने बाकी देशों के दिया, क्योंकि देखिए जियो पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन अपनी जगह है, और एक मानवता अपनी जगह। और मैं खोखले वो ह्यूमन राइट की बात नहीं कर रहा हूँ उस मानवता की। तो हमें तो खुशी नहीं है, लेकिन आप समझ सकते हैं वो चीन का वो एक अखबार में वो, कि उसका एक तरफ रॉकेट चल रहा है और एक तरफ हमको दिखा रहा है कि ये हमारे यहाँ क्रिमेशन ग्राउंड में कैसे आग लग रही। ये कैसे लोग हैं साहब? और इनके सपोर्टर्स, वो तो चलो, वो तो हमको वो चमगादड़ और कुत्ता खाने वाले लोग, वो एक अलग अलग से लोग हैं। लेकिन कुत्ते तो उनके सपोर्टर्स हैं हमारे हिंदुस्तान में, वो तो कुत्ता खाते हैं। ये कुत्ता ब्रीड करके उनको देते हैं खाने के लिए, जो हमारे यहाँ सपोर्टर्स है। मेरी भाषा के लिए माफी चाहता हूँ। नहीं माफी लेकिन नहीं, ये तो आप तो बड़ा इज्जत बरस रहे हैं सर। आप तो कुत्ता कह के कुत्ते को मतलब जिसे कर रहे हैं कि डिमीन कर रहे हैं। कुत्ता इज सो लॉयल टिल लास्ट। बिल्कुल सर, बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब जो भी हो, तो अब देखिए, जब दुख और दर्द होता है तो कुछ अजीब सी एक एक्सप्रेशन में भी वो एंग्विश आ जाता है। एनीवे,
तो मैं कह रहा था कि तो क्या मैं कह रहा कि देखिए हमें तो कोई सुख का अनुभव नहीं है, लेकिन आप चाइना को देख लीजिए, ये पूरे पैंडेमिक के दौरान उसके जितने जियोपॉलिटिकल उसके खाते में डेफिसिट थे, सारे डेफिसिट उसने वो पूरा करने की कोशिश की। जैसे कि इंडो पैसिफिक रीजन में पहले आपको बताया था मैंने कि कैसे यूएस के एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप, और आपको बता दूं कि 60% जो भी वॉर वेजिंग एसेट्स है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, वो इंडो पैसिफिक यानी उस पैसिफिक ईस्ट कोस्ट ऑफ चाइना के उधर है। जापान में उनके बेस है, साउथ कोरिया में बेस है, ऑस्ट्रेलिया में बेस है, फिलीपींस में बेस है, सब टारगेटेड। ऑस्ट्रेलिया टारगेटेड है, न्यूजीलैंड नहीं टारगेटेड, ठीक है। और इस मैं कह रहा था कि जितने उनके खाते में जो डेफिसिट जो था वो सारे हांगकांग, हांगकांग पर अपना वो कब्जा जमा लिया उन्होंने। आपको इंडो ये पैसिफिक एशिया पैसिफिक रीजन का मैंने आपको उदाहरण दिया। और फिर इस समय जबकि उस समय जब पूरी दुनिया फर्स्ट वेव से जूझ रही थी, आप पर गलवान, गलवान में क्या किया, लद्दाख में क्या किया उन्होंने। अब फिर भी आपको सबूत चाहिए, आपको फिर भी सबूत चाहिए। आप तो मास्क लगा के घूम रहे थे यहाँ पे, सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही थी, मास्क की बात हो रही थी, लॉकडाउन की बात हो रही थी, और वाजिब है, बात होनी भी चाहिए, एहतियात बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन कभी सोचा था कि इस महामारी में जो हमारे जवान लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में है, जो गलवान में है, हॉट स्प्रिंग में है, या वो पेंगोंगसो में है, वो भी तो कोरोना से ग्रसित हो सकते हैं, वो भी तो वो किसी के बच्चे हैं। उसके बारे में तो आपने सोचा नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये गलवान में जो हुआ, मेरे अनुसार ये तो बड़ी छोटी घटना थी सर। बड़ी घटना ये है कि आज पूरा देश चाइना का जैविक युद्ध झेल रहा है, और इस बार पूरा देश ही सोल्जर है और पूरा देश ही विक्टिम। पूरा देश सोल्जर है और पूरा देश विक्टिम। जिन लोगों ने अपनी जान दे दी क्या, और कितने, आपसे मेरी बात हो रही थी, कितने शानदार, कितने शानदार लोग हमारे हमारे बीच में नहीं रहे, कितने शानदार चले गए। कोई वैज्ञानिक, तो कोई साहित्यकार, कोई म्यूजिशियन। इतना दर्द हुआ मुझे। वो पंडित देबू चौधरी, एक खबर आई कि वो कोरोना के शिकार हुए, और दो चार एक हफ्ते के बाद आई कि उनके बेटे, जो उनके शिष्य भी थे अपने पिता के, उनका भी देखा। तो मैं ऐसे कई 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 उदाहरण है, कई उदाहरण है। तो ये जैविक युद्ध ये कहाँ थमेगा मुझे भी नहीं मालूम, क्योंकि मैं जब रोज, जब मैं ये इसको, मैं अपने फिगर्स एक्स्ट्रापोलेट करता हूँ और एनालिसिस करता हूँ, तो मुझे भी ट्रेंड नहीं मालूम। मैं ट्रेंड के बारे में कुछ भी नहीं कह सकता। एक दिन आपको बड़ा आशा की किरण मिलेगी, दूसरे दिन फिर देखिएगा कि फिर वही, फिर जो पुनः जो स्थिति थी उस पर हम चले आए। तो इसके ट्रेंड, लेकिन मैं कह रहा हूं कि मैंने आपको बता दिया, बांग्लादेश का एग्जांपल दे दिया, पाकिस्तान का एग्जांपल दे दिया, अमेरिका का बंद है। अब मैं अमेरिका, ये जो एपी सेंटर्स की बात कर रहा हूँ, ये जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, और कृपया इतना जान लीजिएगा कि मूर्ख आदमी नहीं हूं। आप लोग जो अमेरिका में बैठे हुए हैं, क्या आप अपने दिल पे हाथ रख के कह सकते हैं कि अगर ये बायोलॉजिकल वॉरफेयर नहीं होता तो बिडेन चुनाव जीत जाते? आप बताइए। आपके यहाँ के अखबारों को शर्म आनी चाहिए, और हमारे यहाँ जो हिंदुस्तानी कुछ
लोग वहां बैठे हुए हैं, वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क पर। यार तुम तो चाइना के हाथ, किसको नहीं दुनिया में मालूम है कि न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट किसके हाथ बिका हुआ है। उनका तो फिर भी दाम बहुत बड़ा है, लेकिन हमारे यहाँ जो ये अखबार है ना, ये क्विंट मिंट सिंट लिंट टिंट, ये तो 2 पैसे में बिकने वाले लोग हैं, बिक चुके। ये कभी आपको फिगर्स नहीं देंगे यूरोप में क्या हो रहा है, किस तरह से फ्रीजर्स में लाशें पड़ी हुई हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। और हमारे यहाँ भी जो कुछ लोग जाएंगे, वहां जाके चले गए हैं ना, वो ये बात एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं कि जो जिस जिस जन्नत जन्नत की चाह में आप वहां गए थे, वो जन्नत नहीं है। लेकिन अब अपना दर्द बोले तो किसको बोले? आप भी नहीं बोलेंगे, आपके माँ बाप भी नहीं बोलेंगे, लेकिन आपका दर्द मैं जानता हूँ। आप भी महफूज नहीं है ये चाइना के बायोलॉजिकल वॉरफेयर, आपको भी उतना ही एप्रीहेंशन। तो मेरे कहने का तो ये ट्रंप का। सर मैं अब यहां जब से आपको ट्रंप, मैं आपको जो है, मैं नहीं सिंह मैं वेस्ट साहब एशिया इस की तरफ पूरे आ रहा हूँ। जैविक युद्ध अमेरिका, मैं वही 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 मिलाना चाहता था आपको। जी जी जी। नहीं तो मैं कहा कि अब देखिए, एक एपिसेंटर की बात की मैंने। अब ट्रंप के साथ जो है, ये पूरा वेस्ट एशिया का जो मामला है, बड़ा इंटीमेटली जुड़ा हुआ है। पुष्पेंद्र जी, मैं आपको एक बात कह सकता हूं कि जहां तक वेस्ट एशिया का सवाल है, एज एन अमेरिकन प्रेसिडेंट, ट्रंप वाज ब्रिलियंट इन हिज वेस्ट एशिया पॉलिसी। उसने देखिए क्या किया, उसने अरब और इजराइल में रपरोचमा करवा दिया। पहले भी हो चुकी, लेकिन इस लेवल पे नहीं। यहां तक कि यूएई ऐसे देश पाकिस्तान को बोलने लगे कि भैया तुमको अगर हमसे मदद चाहिए तो तुम भी रपरोचमा कर लो। तो ये अपने आप में कितना बड़ा हिस्टोरिकल वो था कि अरब अरब और इसराइल के बीच में आपने रपरोचमा करवाया। और इसमें ट्रंप के दामाद क्लूजनर का बहुत बड़ा रोल था। उसके बाद उन्होंने जो भी था, अभी आप बताइए कि अगर इसराइल का सबसे बड़ा दर्द वेस्ट एशिया में है तो कौन है? ईरान। ये रॉकेट्स कौन देता है इनको, पैलेस्टीनियंस को? ईरान। हेजबुल्ला हेजबुल्ला किसका प्रोटेजी है? इनकी ट्रेनिंग कहाँ होती है? ईरान। सीरिया में कौन लोग वो कर रहे हैं? ईरान। मुझे देखो, मैं ईरान से मेरी कोई दुश्मनी या किसी किसी से प्रेम नहीं है। मैं आपको एक जियो पॉलिटिकल फैक्ट बता रहा हूँ। तो यस हुआ क्या यस। साहब कि, हाँ, मैं एक जियो पॉलिटिकल फैक्ट बता रहा हूँ। और आपको मालूम होगा कि ये, अगर इतिहास में आप चले जाए तो आपको मालूम है कि जूइश नेशनलिज्म और अरब नेशनलिज्म का एक साथ उदय हुआ। अरब नेशनलिज्म का तुर्की के खिलाफ हुआ था, आपको मालूम है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद उस समय। तभी तो ये सारे देश बने, आप जो ये शेख डोम्स देख रहे हैं, ये पहले सब तुर्की के कैलिफेट के, या पैलेस्टाइन भी तुर्की के कैलिफेट में आता था, मक्का मदीना उसमें आता था। तो राइज ऑफ अरब नेशनलिज्म एंड जूइश या यहूदी नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद, ये दोनों का एक साथ ये हुआ। जब ये अरब्स ने कई लड़ाई की, 48 में हुआ, फिर 67 में हुआ, सब कई बार ठुके, ये ठुक गए, समझौता हुआ। उन्होंने कहा कि भाई ये ऐसे लड़ते रहेंगे तो इसराइल से तो बर्बाद हो जाएंगे। तब ये ईरान जो है वो दादागिरी करने लगा कि अब तुम छोड़ो, तुम इस्लाम के रहनुमा नहीं हो, हम इस्लाम के रहनुमा हैं। ये यहूदी लोग, ये इसराइल का तो कोई मतलब ही नहीं है इनको रहने का, इनको तो वाइप आउट कर देना चाहिए, इत्यादि इत्यादि। तो आप जो ने जो सवाल, बड़ी इंटरेस्टिंग पहलू पे मैं आ रहा हूं कि जैविक युद्ध, जैसा मुझे लगता है इसराइल ने इसकी घुंडी समझ ली।
और इनके करीब मेरे ख्याल से जैसे ही 7,000 के आसपास इनके कैजुअल्टी हुए, ऐसे वहां की जो जनसंख्या है इजराइल की वो 90 लाख की है। इन्होंने इसका तोड़ निकाला, इसका तोड़ निकाला। अब उसको वैक्सीनेशन बोल ले या और कोई तरीका बोल ले, हाँ, जैसे ही इन्होंने 56% पहुंचा इनका वैक्सीनेशन, इन्होंने मास्क ड्रॉप कर दिए लोग। और उसके बाद से इन्होंने जब अपना जीरो फिगर्स पे आ गया, अभी आप देखिए, आप worldometer.com देख ले तो कभी 0 तो कभी 1 तो कभी 2 ऐसे हो रहा है। जब इस पे काबू पा लिया तब इन्होंने कहा कि ठीक है, तुम हमको रॉकेट से तंग कर रहे हो इस समय, जब ये बायोलॉजिकल वॉरफेयर चल रहा है तब तंग कर रहे हो, तो हम अब काबू पा लेते। उन्होंने काबू पा लिया इस बायोलॉजिकल वॉरफेयर और ठोकना शुरू कर दिया इनको। अब ठोकना शुरू किया तो देखिए क्या है कि ईरान, टर्की, ये सब जो कि इजराइल के, हाँ, मैं कह रहा था कि इजराइल टर्की जैसे, सॉरी, ईरान, टर्की, रशिया, जो 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 कि इजराइल के खिलाफ थे, उन सब के यहाँ अभी देखिएगा कुछ हाल के दिनों में बिल्कुल बिल्कुल देयर इज अ स्पाइक एज फार एज ये कोविड डेथ्स आर कंसर्न। अभी मैं देख रहा हूं सर कि ईरान में रोज 300 350 लोग मर रहे हैं। रशिया की तो बुरी हालत है, यूक्रेन की बुरी हालत है। टर्की, हमारे जो भारत में मुसलमान भाई जो कुछ कहते थे कि मैं आपको कहा ना, मैं बात करता हूँ, कहते नहीं सर हमारे यहाँ ये सब नहीं होता है, हम तो वैक्सीनेशन भी नहीं लेते हैं और इत्यादि। उनको बता दूं कि ईरान की हालत बहुत खराब है, आपके लिए बड़े दुख की खबर है। तुर्की की भी हालत बहुत खराब है। और जिस रेट पे ये सारा कुछ चल रहा है, मुझे तो लगता है कि रशिया की तो ऑलरेडी एजिंग पॉपुलेशन है, रोज 350 400 लोग मर रहे हैं रशिया में, और यूक्रेन के भी वही हालत। रशिया की पॉपुलेशन 14 करोड़ है, ठीक है, ईरान की 8 करोड़ है। तो आप सोचो कि अभी तक तो ईरान में 77,000 लोग मरे थे और शायद टर्की में 44,000 लोग, लेकिन अब वो संख्या बढ़ रही है। तो इस समय में इजराइल ने एक बिल्कुल सही समय इन्होंने चुना कि यही बायोलॉजिकल वॉरफेयर में उसने ये चीन का एनी प्रॉब्लम। नो आप बोलिए सर, बोलिए। हाँ हाँ, मैं कह रहा हूं कि इस बायोलॉजिकल वॉरफेयर पर पहले काबू पाया और फिर अपना वो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स फुल कर रहा है। और इसमें बिडेन साहब भी बहुत बड़े फैक्टर है। बिडेन साहब को सब मालूम है क्या हो रहा है। तो इसके पहले कि वो ईरान से ज्यादा चोंच में चोंच मिलाए और ये ट्रंप की पॉलिसी को बिल्कुल अपसेट कर दे, तो उन्होंने कार्रवाई कर दी। अब बिडेन साहब के पास कोई रास्ता नहीं है। और इसको किसको नहीं मालूम है कि बिडेन साहब के इलेक्शन में चीन का, मैंने बताया तो कि क्या हाथ है। तो ये जो आपने भोजा, मैंने ये तीनों आपको सेंटर्स बता दिए, इंडिया, वेस्ट एशिया में ये वाला इलाका, इजराइल वाला इलाका, और ये आपका अमेरिका, ये 3 मेन एपी सेंटर्स जो है ये बायोलॉजिकल वॉरफेयर है। जी, तो आप फ्री फ्लोइंग रहने दीजिए। अगर आप जैसे जैसे आप मुझे नहीं आप मैंने नहीं रोका सर, आप प्लीज, नहीं आप बोलिए, मैंने रोका ही नहीं सर आपको। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आपने जैविक युद्ध का, अब आप इसको मजहबी शीशा, मजहबी आईना। तो एक बात मैं बता दूं आपको कि दुनिया में जितने भी युद्ध हुए हैं उसमें या तो मजहब डायरेक्ट फैक्टर रहा है या अंडरलाइंग फैक्टर रहा है। अब आप देखिए वर्ल्ड वॉर वन में क्या कैलिफेट फैक्टर नहीं था?
भाई लोग ये नहीं समझते हैं, वर्ल्ड वॉर 1 में एक बहुत बड़ा एक फैक्टर था कि अरब जो मुसलमान थे वो तुर्की के मुसलमानों का वो कैलिफेट से वो खुश नहीं थे। तो उन्होंने अंग्रेजों को बोला यार इसको उखाड़ के फेंको, इसको साले तुर्की को, ये कहाँ का कैलिफेट बना हुआ है। तो ये उखाड़ने और मारने, खलीफे को मारने की तो सिलसिला बहुत दिन से, 1400 साल से इस्लाम में चली हुई है। ठीक है। और आपको मैं बता दूं, उस कैलिफेट को खत्म करने के लिए, तुर्की के कैलिफेट, आजकल हमारे यहाँ तमाम अमीर खान और ये सारे, आजकल तुर्की इनका नया बाप बन गया है। उस कैलिफेट को खत्म करने में 7.5 लाख वर्ल्ड वॉर 1 में हिंदुस्तानियों ने उस थिएटर में हिस्सा लिया था। 7.5 लाख, ये भी लोगों को याद रहना चाहिए। और उसी समय आपको मैं, हाँ मैं कह रहा था कि उसमें देखिए कैलिफेट फैक्टर वर्ल्ड वॉर 2 में, क्या वर्ल्ड वॉर 2 में यहूदी फैक्टर नहीं था भाई? जूइश जो हॉलोकास्ट हुआ था वो क्या फैक्टर नहीं था? क्या इंडो पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान, और बाय द वे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 2 नए कंट्री बने, एक इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान, और यहूदियों को एक कंट्री मिला, इजराइल। फिर आप किस सेकुलरिज्म की बात करते हैं? क्या इंडिया पाकिस्तान के वॉर्स हैं उसमें मजहब फैक्टर नहीं था? अब आप मुझे मत ये ज्ञान दीजिएगा कि वो क्या कर्नल उस्मानी और अब्दुल हमीद, वो ज्ञान मुझे मालूम है, उन्होंने कोई गारंटी नहीं ले रखी थी पूरे मजहब की। ठीक है ना? बड़े बहादुर लोग थे, बड़े पूजनीय लोग थे, लेकिन उन्होंने कहीं नहीं लिखा है कि हम गारंटी लेते हैं। तो इसलिए ये ज्ञान देना बंद कीजिए अगर आप देते हैं तो मैं कह रहा हूं कि अगर इंडो पाक वॉर्स में आप लिख दीजिए 70, क्या उसमें मजहब फैक्टर नहीं था? बहुत कम लोगों को इस बात का एहसास है कि इंडिया श्रीलंका में जो प्रॉब्लम हुई और हमको आईपीएफ को इंटरवीन करना पड़ा, वो पूरे नॉर्दर्न श्रीलंका में, पर्टिकुलरली नॉर्दर्न श्रीलंका में, ईस्टर्न ट्रिकोमली सेक्टर की नहीं बात कर रहा हूँ, नॉर्दर्न श्रीलंका में चर्च एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आपको मालूम उस कॉन्फ्लिक्ट में, इसीलिए नॉर्वेजियंस इत्यादि उसमें काफी इंटरेस्ट ले रहे थे। इंडिया चाइना वॉर का ले लीजिए, क्या उसमें मजहब नहीं फैक्टर था? अगर टिबेटन, बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट टिबेट अगर एक बफर होता तो हमको तो ये परेशानी नहीं होती ना साहब, कभी ये परेशानी कभी नहीं होती। और इसीलिए तभी मैं कहता हूं, और मेरे से सुनने वाले मेरी बात को बड़े ध्यान से सुने, और जो हमारे सिक्योरिटी प्लानर्स हैं इस बात को बड़े ध्यान से सुने। बार बार इस बात को मैं कहता हूं कि यू आर नॉट फाइटिंग अ टेरिटरी कॉल्ड पाकिस्तान, you are fighting jihadi Islam of Pakistan. You are not fighting Tibetans on the Indo-Tibet border, but you are fighting communist China on Indo-Tibet border. क्योंकि अगर वो टिबेट वो होता, अगर वो बुद्धिस्ट बफर होता तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं था। होते समस्याएं होती फिर भी, लेकिन इस तरह की समस्या नहीं होती। तो यही लोग तो फिर अंदर में भी लड़ रहे हैं, उन्हीं के लोग तो यहाँ से लेकर बंगाल तक जिहादी लड़ रहे हैं, और उन्हीं के लोग आपके ये जो शर्जील इमाम और ये आपके जो शाहीन बाग में और जेएनयू में कौन से लोग हैं साहब? तो मैं यही बात कहता हूँ कि वो तो हमारे जवान तो लड़ रहे हैं कम्युनिज्म और जिहादिज्म से, लेकिन इनको ये पेज 3 वाले जो है और ये जो आपके जिहादी और ये कम्युनिस्ट जो अंदर है, उनके जो जिसको हम थर्ड फ्रंट बोलते हैं, उनसे कौन लड़ेगा? और मैं इसलिए बात कह रहा हूं कि ये अगर नहीं होते तो ये चीन के द्वारा इंडिया में बायोलॉजिकल वॉरफेयर पॉसिबल नहीं था इस स्केल पे सर। और आपको मैं एक बात बता दूं, जो पहला वेव आया था वो ड्रॉपलेट फॉर्म में था, यहाँ पे असर नहीं हुआ उसका, कई कारण थे उसके, आई डोंट वांट टू गेट इट। जो सेकेंड वेव आया है वो एरोसॉल फॉर्म में, ठीक है? अब एरोसॉल फॉर्म में है, कौन कहाँ शीशी फोड़ रहा है किसको मालूम है साहब?
और वही नहीं, जब आपने चीन की बात कही तो पूना में जो सेरम इंस्टीट्यूट का था, क्या वहां पे आग लगाने की कोशिश नहीं की गई? क्या वहां पे साइबर अटैक करने की? तो ये लोग कौन कर रहे थे साहब? ये आप ही के अंदर के लोग ये बायोलॉजिकल वॉरफेयर कर रहे हैं। और ये शायद ये शब्दावली, ये टर्मिनोलॉजी लोग पहली बार सुन रहे हैं, लेकिन मैंने हमारे हमारे आर्मी के पाठ्यक्रम में एक ये बहुत बड़ा एक पहलू था जिसको मैंने बड़े ध्यान से पढ़ा था। एक अजय लेले की किताब है बायोलॉजिकल वॉरफेयर पे, आप उसको पढ़ लें। ये पूरा मालूम था कि इसका जेस्टेशन पीरियड क्या होता है, इम्यूनाइजेशन आप करने चले तो वो उसका जेस्टेशन पीरियड क्या होता है और किस तरीके से इसको डिलीवर किया जाता है। ये इतनी सी बात नहीं है कि कुछ लोग यूके चले गए और वहां से इन्फेक्ट आ गए और उन्होंने फैला दिया सब। आई डोंट बाई दैट आर्गुमेंट। आई डोंट बाई दैट आर्गुमेंट। तो अभी क्या है, अब आप पूछेंगे कि ये बातें क्यों कर रहे हैं हम। कृपया ये एक आप अगर इसको एक प्राकृतिक महामारी का अगर आप इसको दर्जा देंगे तो आप देश के अपने साथ और देश के साथ बहुत अन्याय कर। बायोलॉजिकल वॉरफेयर एक पहलू है। चाइना की आप तमाम डॉक्यूमेंट्स पढ़ लें, अभी जाके जब मेरी बातचीत खत्म हो जाती है तो चाइना की तमाम जो डॉक्यूमेंट्स है वो पढ़ लीजिए। आप गूगल कीजिए अनरिस्ट्रिक्टेड वॉरफेयर का। चाइनीज के लिए आदमी की कोई कीमत नहीं है, क्योंकि जब आप माओ ने क्या कहा था? माओ ने कहा था पावर फ्लोज टू द बैरल ऑफ द गन। माओ ने पूरी की पूरी जनसंख्या कल्चरल रेवोल्यूशन में और उसके पहले ग्रेट लीप फॉरवर्ड में उसने बर्बाद कर दिया। तो उनके लिए कोई आदमी की कोई कीमत है नहीं, क्योंकि जब आदमी की आवाज ही बंद कर दिया आपने, आपको कुछ पता चल रहा है क्या? आप तो बड़े ये क्या हमारे यहाँ कुछ ये जो सो कॉल्ड बड़े कि टुडेज वर्ल्ड इज यू कांट हाइड एनीथिंग with these satellites, they go on low passes, they can even pick up अखबारों का हेडलाइन भी पिकअप कर ले। भाई बता दो ना यार, बीजिंग में क्या हो रहा है, वुहान में क्या हो रहा है, शंघाई में क्या हो रहा है, आपको तो कुछ मालूम नहीं है। worldometer.com देखिए, बिल्कुल ब्लैंक। पूरी दुनिया त्राही त्राही है। और आप और चाइना का मेडिकल साइंस कब से इतना विकसित हो गया साहब? हमारे यहाँ से कुछ बच्चे, और मैं कुछ बांग्लादेशी से भी मिला, उनके भी बच्चे जाते हैं वहाँ मेडिसिन पढ़ने। वहां पर मेडिसिन के नाम पे ये होता है कि उनको वो डिग्री मिल जाती है, लेकिन उन्होंने एक बार भी मतलब एक्चुअल सर्जरी नहीं की होती है। उनको वो वीडियो दिखा देते हैं सर्जरी का, बोले ऐसे सर्जरी होती है, देख लो ये। और आप इतना बड़ा आप उसको संज्ञान दे रहे हैं। और पैसे से इन्होंने बहुत लोगों को खरीद लिया चाइनीज। आपको याद होगा, मतलब ये उनकी जो फिलॉसफी है, उन्होंने कहा कि माओ ने हमको अपने पैर पे खड़ा होना सिखाया, डेंग ने हमको अमीर होना सिखाया, और अब शी जिनपिंग को प्रेसिडेंट ऑफ लाइफ और लाइफ इसलिए बनाया गया है ताकि वो चाइना को न्यूमरो उनो पोजीशन पे वो ले आए। इस पूरे महामारी में साउथ चाइना सी में इन्होंने आर्टिफिशियल आइलैंड्स भी बनाए। और जैसे वो गुंडे होते हैं ना पूरे, वो अपना क्या, मैं आ रहा हूँ, तुमको देख लूंगा मैं, देखो कैसे 100 लोगों को लेके आ रहा हूँ, वैसे इन्होंने छोटे बड़े छोटे छोटे वेसल्स लेके अभी साउथ चाइना सी को पूरा स्वॉर्म कर दिया। तो ये एक बायोलॉजिकल वॉरफेयर है। इजराइल ने इसको समझ लिया है, इसको उस पर काबू पा लिया है, और वो भी अपना स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हासिल कर रहा है। मेरे इंडियन प्लानर्स से मेरी अनुरोध है, हम देखिए, मैं उम्मीद नहीं करता हूं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव इतनी खुल के बात करेगा, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं से डायरेक्शन मिला हुआ है यार कि ये बात अभी मत उठाना। लेकिन आरएसएन सिंह तो कोई पॉलिटिकल पार्टी में है नहीं, जीडी बख्शी को तो है नहीं,
अब हमारी जो भी क्रेडिबिलिटी हमारे सुनने वाले माने तो अच्छी बात, नहीं माने तो फिर आई कांट हेल्प इट। लेकिन हमने आपको तथ्य दे दिए हैं। पूरा बांग्लादेश आता है यहाँ पे हिंदुस्तान में ट्रीटमेंट के लिए। आप चले जाइए गुड़गांव के अस्पतालों में और ये दिल्ली के अस्पतालों में, आपको कितने बांग्लादेशी मिले, और उनके यहाँ डेथ्स नहीं हो रहे हैं, लेकिन इंडिया में हो रहे हैं। और अभी उनका फॉरेन मिनिस्टर चाइना का धमकी दे रहा है कि अगर तुमने कोर्ट्स ज्वाइन किए तो तुम्हारी ऐसी की तैसी कर देंगे, यानी कि तुम पर भी सीसी फोड़ देंगे। तो ये जो जो वेस्ट एशिया का, आपने इजराइल का, ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि आप देखिए, इन्होंने इजराइल को टारगेट की कोशिश की, इजराइल ने उस पर कहा, यो इजराइल इज अ वेरी रिस्पॉन्सिव, आई कैन टेल यू, दे आर वेरी क्विक टू एक्ट। काबू पा लिया और उसको उल्टा वो कर रहे हैं, और कहानी यही खत्म नहीं हुई है साहब, आप आगे आगे देखिए। ये इट विल एज्यूम ए लार्जर डायमेंशन। ये जो वेस्ट एशिया में जो आप कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हैं ना, इट विल एज्यूम अ लार्जर डायमेंशन, क्योंकि अभी ये कोरोना के कारण रशिया और ईरान की कोई जो क्षमता है वो बिल्कुल डिग्रेडेड हो गई है, उसकी क्षमता। जो लोग ईरान के बिहाफ पे दखल अंदाजी कर सकते थे, उनमें कोई क्षमता नहीं रह गई, और बिडेन के पास भी अभी कोई क्षमता नहीं रही गई है। इजरायलीज ने बड़े अच्छे से टाइमिंग को चूज किया है, और मैं आप उसको ग्रज नहीं कर सकते, आप उसको बिल्कुल ग्रज नहीं कर सकते। वो अपने नेशनल इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं। आप सिंह साहब ये कह रहे हैं, आपने जितनी पूरा एनालिसिस किया, और खासतौर से जब लास्ट में आके आपने इजराइल की बात, क्योंकि हर मुल्क को अपने आप को डिफेंड करने का कब कैसे, जैसे हम लोग कहते हैं कि समय हम चुनेंगे और कहाँ जगह है वो भी हम चुनेंगे, तो आप कह रहे हैं कि इजराइल ने अपने यहाँ पहले इस पूरी पेंडेमिक के ऊपर काबू पाया, और उसको लगा कि दिस प्रॉब्लम हैज टू बी सॉल्व, दिस इज द राइट टाइम टू स्ट्राइक, दिस इज द राइट टाइम टू गिव बैक। तो क्या आपको लगता है कि ईरान में, जैसे आपने अभी शुरू में भी बताया और जिस तरह से आप वर्डोमीटर की बात कर रहे हैं कि ईरान में लगातार मौतें हो रही हैं, ईरान के अंदर अपनी एक प्रॉब्लम चल रही है, और तो क्या ऐसे में हिजबुल्लाह ने ये गलती कैसे कर दी? क्या जो कैलकुलेशन आप कह रहे हैं, हिजबुल्लाह ने अगर अटैक न किया होता तो क्या ये एस्केलेशन इतना बढ़ता, या हिजबुल्लाह ने ये गलती करके इजराइल को एक लॉजिकल रीजनिंग दे दी कि उसके बाद वो लगातार उनके ऊपर बमबारी कर रहा है? और ये अब तक जितने भी कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं इजराइल के और पीएलओ के और हमास के बीच में, इसमें ये बहुत डिसाइसिव लगता है। तो क्या एक रणनीतिकार के तौर पे, आप सामरिक मामलों के जानकार हैं, ये वेस्ट एशिया का ये चैप्टर, इसमें भारत का मुसलमान धीरे धीरे इन्वॉल्व है, उधर टर्की और जितने भी आपके इस्लामिक देश हैं, ओआईसी, वो भी सब मीटिंग कर रहे हैं। तो जो आपने कहा कि जिस तरह से जेरूसलम को कैपिटल बना के चला गए थे ट्रम्प साहब, और वहां अरब वर्ल्ड के अंदर जो है वो इजराइल से बहुत से देशों के संबंध होने लगे, तो क्या आपको लगता है कि इसकी वजह से वो सब दोबारा से इकट्ठे हो गए, या वो जो अलग अलग थे वो नहीं बोल रहे, या अभी भी कुछ इस्लामिक देश अपने आप को अलग रखे हुए हैं, और इसका आउटकम क्या होगा? और मैं इसके साथ साथ ये जरूर चाहूंगा आपसे कि भारत की सरकार बदली, भारत में एक सरकार आई है, भारत के इजराइल के संबंध पिछले 25 साल से बड़े दबे छुपे थे, बहुत ओपन हुए, बड़े बड़े लेवल पे दोनों देशों के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री यहाँ आए, और फिर यहाँ तीन मूर्ति का नाम भी हाइफा चौक तीन मूर्ति रखा गया, और प्रधानमंत्री वहां भी गए। तो क्या आप इसमें भारत को कहां देखते हैं, और ये कॉन्फ्लिक्ट कितनी दूर तक जाएगा, और इस्लामिक देशों की क्या आज वो स्थिति है जो पहले हुआ करती थी? इस पे आपका क्या कहना है सर? देखिए, ये इसका अगर यूं कहें कि इसका कोई मजहबी रंग था, ये पूरे जो बायोलॉजिकल वॉरफेयर है, जैविक युद्ध का बिल्कुल मजहबी रंग था। और हमको हिंदुस्तान में, और जब हम हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं तो जान लीजिए, यहाँ पे दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमानों की संख्या है। आप समझ रहे हैं जी। और हमारे सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों ने ठेका ले रखा है पूरे उम्मा का।
अभी ओआईसी के एम्बेसडर्स की इमरान खान ने मीटिंग बुलाई और मीटिंग में उन्होंने कहा कि देखो यार, ये जो, और ये सब महामारी के बीच में हो रहा है सर, ये ना, ये जो वेस्टर्न कंट्रीज है इनमें जो जिस तरीके से रसूल के बारे में लोग लिखते हैं और ये करते हैं, हम सबको मिल के आवाज उठानी चाहिए कि वहां पर ब्लास्फेमी लॉज लाएं और हम उनके खिलाफ एक साथ आवाज उठाएं। तो कुछ लोगों ने कहा कि ये आपके ही यहाँ हिंसा क्यों होती है, हम भी मुसलमान हैं, हम भी उसकी निंदा करते हैं, लेकिन हम आगजनी नहीं करते हैं, और आगजनी कोई करता है तो उसको हम टेररिस्ट डिक्लेयर करके गोली मार देते हैं। ऐसे भी कई इस्लामिक देश हैं। कुछ एम्बेसडर्स ने कहा कि भाई दर्द आप ही, आपको क्या, आपने ठेका ले रखा है क्या पूरे दुनिया के मुसलमानों की? तो बात जैविक युद्ध की, जो मैं मजहबी रंग का मैं बता रहा हूँ कि ये सबसे बड़ा, ये एक फ्रॉड यहाँ से चला, और ये मौलवी लोग जो है ये इसके फैलाने में सबसे आगे थे कि हमको, हमारे मजहब हमको पूरी सुरक्षा प्रदान करती है और हमारे यहाँ ये सब कुछ नहीं होता है। मैं अपने निजी जिंदगी में, आप भी कई मुसलमान से आपका वास्ता पड़ता होगा, और मैंने एक जैसी सोच, ऐसे लगता था कि जैसे, और एक जैसी भाषा, जैसे कि फ्राइडे प्रेयर्स में किसी ने कुतबा पढ़ा हुआ है कि ये बाकी लोग मरेंगे बस तुम जिंदा रहोगे। अब ये पिछले 3-4 हफ्ते में जब ईरान और टर्की का ये सिलसिला, मतलब वहां मौत शुरू हो गई है, तो इसका इन्होंने फायदा उठाया। इसके पहले इजराइल में कैजुअलिटीज हो रहे थे, टर्की और यहाँ नहीं हो रहे थे, टर्की और ईरान में। तो पैलेस्टीनियंस को भी यही किसी ने कहा होगा कि भैया तुमको तो, तुम्हारा तो अल्लाह से डायरेक्ट ये है, कांटेक्ट है, ये तो मरेंगे, तुम नहीं, तुम रॉकेट दागते चले जाओ। अब इन्होंने रॉकेट दागना शुरू किया। आयरन डोम ने कुछ, जो वो इनका डिफेंस सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम, उसने कुछ रोका, कुछ, और कई लोग सिविलियन वो उसमें उनकी मौतें भी हुई, उनको टारगेट किया गया इजराइल के अंदर में। जब मामला बहुत ये हो गया तो उन्होंने, इजराइल ने कहा कि रुको रुको, अभी थोड़ा सा, अभी हमको थोड़ा ये इस पे काबू पा लेने दो, ये अपने ये बायोलॉजिकल वॉरफेयर पे। और शायद ईरान ने भी कहा होगा इनको कि ये सही वक्त है, कर दे इसको, अभी करने, रॉकेट तो वही देते हैं ना सर। तो उन्होंने ये एस्केलेट किया। इन्होंने कहा कि अच्छा रुको, पहले इस पे हम इसको थाम लेते हैं। उन्होंने, वो कामयाब हो गए। उसके बाद उन्होंने ठोकना शुरू कर दिया। अब जब ठोकना शुरू किया है तो लोग घड़ियालू आंसू ना बहाएं, समझे ना। और आपने भारत की नीति के बारे में ये कहा, भाई हमारा यहूदियों से क्या झगड़ा है? हमारा कोई झगड़ा नहीं है। उन्होंने तो हम पर कभी, हमसे जजिया तो लिया नहीं यहूदियों ने, हमारा कोई ये नहीं है। हम तो एक यहूदी के जानते हैं भाई, जिसको यहूदी बेनोहीन, एक उन्होंने इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को इतना पॉपुलराइज किया, इतना पॉपुलराइज किया कि अगर पॉपुलराइज नहीं करते तो अल्लाह रखा साहब अमेरिका और इंग्लैंड में तबला नहीं बजाते। ठीक है ना। द ग्रेटेस्ट ऑफ साइंटिस्ट, द ग्रेटेस्ट ऑफ इनोवेटर्स, द ग्रेटेस्ट ऑफ म्यूजिशियंस, ये सब यहूदी हुए। तो हमारा क्या झगड़ा था जी? व्हाट अबाउट जनरल जैकब? आप कुछ पूछे? वही मैं कह रहा हूँ, व्हाट अबाउट वही मैं कह रहा हूँ। Yes. He played such a sterling role in the 1971 war as Chief of Staff of the Eastern Command. और मैं उनसे कई बार व्यक्तिगत तौर पे भी काफी मैं मिला हूँ उनसे। तो मैं कह रहा हूँ कि हम आपके चश्मे से क्यों देखें? अब देखिए साहब, ट्रंप ने क्या किया। ट्रंप ने जेरूसलम को कैपिटल मान लिया इजराइल का। और आपको अब मजहबी रंग आप देखिए कि जेरूसलम क्या है। जैसे हम कहते हैं ना कि इट इज ओल्डर देन हिस्ट्री, बनारस के बारे में बोलते हैं, वैसे ही जेरूसलम है। और वहां तीन फेथ,
वहीं से मतलब उनका वास्ता है, बहुत गहरा वास्ता है। आपको मालूम है वहां से कहते हैं कि जीसस का वहीं क्रूसिफिकेशन हुआ। कहते हैं कि मोहम्मद साहब पीस बी अपॉन हिम, उन्होंने वहीं से फ्लाइट पकड़ी थी, आखिरी फ्लाइट जन्नत को। और लस्का मॉस्क है वहां पे, और आपको मालूम है कि ज्यूज के लिए तो है ही वो जगह। लेकिन और एक और मैं बात बता दूं कि ये झगड़ा क्या है। झगड़ा है भाई कि वो कहते हैं कि जेकब ने कहा था, जेकब ने कहा था कि ये तुम्हारी जमीन है और ये जमीन ये तुम्हारी ही है, सबसे पवित्र जमीन है तुम्हारे लिए, ये जमीन मैं तुमको देता हूँ। तो मुसलमानों का कहता है नहीं, अरब्स का, कि ये इस्माइल हमारे पूर्वज है, इस्माइल ने कहा था ये जमीन तुम्हारी। तो यहाँ से बात शुरू होती है। अब कुछ बहुत कम लोगों को मालूम है कि इस्लाम में शुरुआती दौर के इस्लाम के शुरुआती दौर में लोग जेरूसलम को फेस करके नमाज पढ़ते थे, मक्का की तरफ नहीं। ये जितने टोपी और ये सब आप देखें, उन्होंने सारा और ये खतना और ये सारा उन्होंने यहूदियों से लिया है, ठीक है। तो हमारा इसमें हमारे लिए कोई दुश्मन नहीं, ना हमारे लिए कोई, ये हम आपके चश्मे से थोड़ी देखेंगे। अब नए नए मजहब बनते जाए, हम अपना चश्मा बदलते रहे, तो ये तो बिल्कुल अन्याय होगा ना हमारे सनातनी लोगों के साथ। तो हमारे लिए माफ कीजिएगा आप और आप जब धर्म इसके मजहब की बात कर रहे हैं, आप देखिए इवन जो 26/11 इंडिया में हुआ, उसमें देखिए कैसे हिंदू टेरर और यहूदियों को टारगेट किया था ना मुंबई में, आपको याद होगा। तो ये जैविक बायोलॉजिकल वॉरफेयर में भी साहब एक वो मजहबी फैक्टर ऑटोमेटिकली उसका कोलैटरल बन गया, और उसी के तहत हम और आप आज इजराइल के बारे में के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ये यहां से बात वेस्ट एशिया में, क्या आपको लगता है कि कोई बहुत डिसाइसिव वॉर की तरफ बढ़ रहा है? बहुत सारे लोग अपने अपने एप्रीहेंशन जता रहे हैं कि साहब ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ता चला जा रहा है, और वैसे ही पूरे दुनिया के अंदर एक मायूसी छाई हुई है। तो क्या आपको लगता है कि जिस तरह से इस्लामिक देश तथाकथित ये जितने फ्रॉडियर हैं, जो पहले कभी सऊदी अरब के पास हुआ करती थी, उसकी वो अध्यक्षता वो टर्की के पास चली गई है, तो क्या कोई बड़ा बदलाव, कोई बड़ा आप सोच सकते हैं कि कोई हम देख सकते हैं कोई थर्ड युद्ध की तरफ, थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ देश दुनिया बढ़ रही है? और अगर ये सब होता है तो भारत कहां तक और कितना सक्षम आपको नजर आता है? नहीं, देखिए चाइनीज ने एक बहुत बड़ी मतलब उनका जो स्ट्रेटजी रहा है कि उन्होंने ऑयल प्रोड्यूसिंग, मैं ईरान की बात नहीं कर रहा हूँ, ये गल्फ कंट्रीज को उन्होंने टारगेट, वहां हो रहे हैं 20-22 ऐसे सऊदी अरेबिया, यूएई में। तो जब आप युद्ध की बात कर रहे हैं, ये सारा का सारा मसला अब डिपेंड करेगा ईरान के ऊपर। अगर ईरान एग्रेसिव पोस्चर करता है तो अभी इजराइल उसको ठोकने में 2 मिनट भी नहीं सोचेगा। आपको मालूम है कि किस तरह वो न्यूक्लियर साइंटिस्ट को उन्होंने किस तरीके से उसको टारगेट किया, ठीक है ना। और अगर ईरान अपने तेवर नहीं बदलता है तो इस जैविक युद्ध के छाये में इजराइल टारगेट कर सकता है, तो करेगा। और जो मैं देख रहा हूँ कि जो रशिया की हालत है, वो लोग इस समय इंटरवीन करने की हैसियत में नहीं है। तो इसीलिए आने वाले दिन, अब ये बिडेन साहब का रवैया, अगर वो ईरान की तरफ थोड़ा भी झुकाए, इस तरह करते हैं और वो ईरानियन डील को रिवाइव करने की कोशिश करते हैं, तो मेरी बात मानिए कि इजराइल ठोक देगा जाके।
ईरान। तो इसलिए युद्ध का खतरा बहुत बहुत बना हुआ है। और ये जो एर्दोगन एर्दोगन जो बहुत बड़ा दादा बन रहा था ना इस्लामिक वर्ल्ड का, उसकी भी स्थिति ये महामारी के कारण कोई ठीक नहीं है। तो वहां पर ये सारे मौलवी फेल हो गए हैं। शिया वर्ल्ड भी इसके चपेट में आ गया है, और सुन्नी वर्ल्ड जो इनका नया बाप है तुर्की, वो भी इसके चपेट में आ गया है। तो अगर स्ट्रैटेजिकली देखें तो इसराइल के लिए सबसे सही वक्त है। जितने उसके, जो मैंने बोला ना, जैसे चाइना ने जो उसके डेफिसिट थे, स्ट्रैटेजिक डेफिसिट, जियोपॉलिटिकल डेफिसिट, उसको पूरा करने की कोशिश की, वैसे इसराइल भी करेगा। तो इसमें तो किसी को ये हक केवल चाइनीज को ही थोड़ी जाता है। लेकिन हमारे यहाँ जो ये जिहादी और ये कम्युनिस्ट लोग हैं, उनको बहुत दर्द है कि चीन की राह पे इसराइल क्यों निकल पड़ा। तो इसीलिए आप दामाद देख लीजिए ना सर, इनके तो सारे दामाद पैलेस्टीनियंस है ना, इनके सारे दामाद पैलेस्टीनियंस है, और पैलेस्टीनियंस के दामाद कश्मीरी है हमारे यहाँ, क्योंकि ये भी इंतफादा और ये संगबाजी और ये स्टोन पेल्टी के बस एक जैसे, मतलब ये, तो ये दामादों का रिश्ता है हमारे देश में। तो हम ये माने सिंह साहब के, या इसको मैं कहूं कि हम ये क्यों ना माने कि इजराइल ने एक तरीके से एक ऐसा समय चुना कि जब उसने अपने देश में पैंडेमिक पे काबू किया, और उसको लगा कि दिस इज द टाइम। अगर सिर्फ हिजबुल्लाह निशाना है या हिजबुल्लाह बहाना है और निशाना ईरान है, तो अगर ईरान पे हो, तो आपको भी सबको पता है अभी अमेरिका का जो उस पे ऑफिशियल स्टैंड आया है, उस पे बिडेन ने कहा है कि इजराइल हैज राइट टू डिफेंड इट्स टेरिटरी। तो बिडेन ने लाइन दे दी, और ईरान के साथ उनके संबंध सबको पता है, वहां उनका जो कमांडर मारा गया और फिर उन्होंने जो उनकी न्यूक्लियर जो वर्कशॉप था उसको कैसे उड़ाया। तो कहीं इजराइल के साथ में और अमेरिका की एक आपसी सहमति तो नहीं है, और टाइमिंग ऐसा चुना गया है, तब ना रशिया बहुत ताकतवर पोजीशन में है या दूसरे देश, और इस्लामिक वर्ल्ड भी जिस तरीके से ट्रंप ने आपस में एक दूसरे को बांटा और पता चला कि ये तो सब इजराइल की सिक्योरिटी पे जिंदा थे, और टर्की बहुत बेहतर हालत में नहीं है, फ्रांस ने उधर इस्लाम पे अपना स्टैंड ले लिया है, भारत में भी एक अलग सरकार है। तो मैं ये क्यों न मानूं कि इजराइल का मामला हिजबुल्लाह निशाना है और एजेंडा ईरान है। इसको आप कहां तक मेरी बात को इंडोर्स करेंगे सर? बिल्कुल सही, बिल्कुल। देखिए, जब वो कहते हैं कि इजराइल हैज एवरी राइट टू डिफेंड इटसेल्फ, तो डिफेंड इटसेल्फ केवल हिजबुल्लाह और पैलेस्टीनियन ये हमास से नहीं है। वो तो शॉर्ट टर्म, वो तो इमीडिएट थ्रेट है, वो तो थ्रेट इन विसिनिटी है। लेकिन इन लोग का जो रिंग मास्टर, वो तो ये उसके लिए ईरान है। ईरान के बिना तो ये सांस नहीं ले सकते हैं। ये कोविड के बीमारी में जैसे पूरा ऑक्सीजन जो है, ये हिजबुल्लाह और ये जितने एंटी इजराइल ग्रुप्स हैं, इसके ये तो ऑक्सीजन सप्लाई वहां ईरान से है। तो अगर बिडेन कह रहे कि दे हैव एवरी राइट टू डिफेंड देमसेल्फ, सो आई मीन दे हैव एवरी राइट टू स्ट्राइक ईरान डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और किया है इनडायरेक्टली, मारा ना जाके उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट को। सो दे हैव एवरी राइट, एंड सो डू वी। भारत का, हमारा, वी हैव एवरी राइट टू डिफेंड आवरसेल्व्स अगेंस्ट चाइना, नॉट ओनली इन गलवान हॉट स्प्रिंग एंड पेंगोंग सो, बट ऑल्सो जो जंग जो वुहान से छेड़ी गई है। और जब आप न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल, केमिकल वॉरफेयर की करते हैं, तो न्यूक्लियर, अब मैं बता रहा हूं साहब, ये बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये आप न्यूक्लियर वॉरफेयर की, तो ये परमाणु युद्ध की बात करते हैं, इतना किलोटन बम, उसका इतना इफेक्ट, ये इसके इतने डिलीवरी मैकेनिज्म, इम्पैक्ट पे, तो एटमॉस्फेरिक बर्स्ट, अंडर द सी बर्स्ट, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। आपने बोला केमिकल वेपन, हाँ, सीरिया में केमिकल वेपन इस्तेमाल किया, सद्दाम हुसैन ने केमिकल वेपन इस्तेमाल किया, ठोक तो चढ़ जाओ इराक पे, उसने रासायनिक वेपन इस्तेमाल किया। यही इल्जाम था ना सर।
तो क्या वो एनबीसी में एन और सी तो आपने एड्रेस कर दिया, ये बायोलॉजिकल कौन एड्रेस करेगा? और ये बायोलॉजिकल कहीं ज्यादा आसान है। मुझे याद है, और ये लोग ना भूलें, ये इतने, ये जो आपका जो ये आर्म्स माफिया से कहीं ज्यादा हरामी ये फार्मास्यूटिकल माफिया। आपको मैं बताता हूं, जब क्लिंटन ने जब प्रेसिडेंटशिप छोड़ा था, तो आप निकाल लीजिए, उसको बीबीसी ने एक टॉक के लिए बुलाया था। दे पेड ह्यूज अमाउंट्स ऑफ मनी फॉर दैट टॉक आफ्टर ही हैड जस्ट relinquished प्रेसिडेंटशिप ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। वो क्लिंटन का थोड़ा आप स्पीच सुन लीजिए, तो दो डिकेड हो गए। वो क्या, इंडिया इज सिटिंग ऑन एन एड्स बॉम्ब, इंडिया हैज एक फिगर दिया उसने, सो मेनी मिलियन केसेस ऑफ एड्स। लोग पूरे घबरा गए कि सारे पूरे इंडिया में एड्स है। मैं इंडियन डिफेंस रिव्यू का एसोसिएट एडिटर था, तो हमारे उस समय एडिटर थे लेट भरत वर्मा साहब। मुझे बता रहे थे वो कि वॉज ट्रैवलिंग फ्रॉम यूएस, और ये 3-4 अपने नालायक इंडियन, अच्छा दे गॉट फ्रेंडली। तो उन्होंने पूछा आप क्या करते हैं? उन्होंने कहा एक मैं डिफेंस मैगजीन निकालता हूँ क्वार्टरली, जिसका नाम है इंडियन डिफेंस रिव्यू। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने कहा अच्छा मुझे कुछ ऐसे 3-4 लोग दे सकते हैं जो आर्टिकल लिखे? तो बोले किस चीज पे? तो उन्होंने कहा नहीं, सारा मसाला हम देंगे, बस उनका नाम होगा। तो क्या मसाला दोगे? तो हम एड्स पे आर्टिकल्स लिखवाना चाहते हैं, अखबार का हम प्लेटफॉर्म भी दे देते। तो याद कीजिए वो एड्स का दौर, कई सेमिनार मैंने दिल्ली में अटेंड किए। उस समय ये एड्स 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 क्या हो गया सर? इतने कमीने, इतने लीडर, उसी का चाइना ने एडवांटेज उठा लिया, उसी का चाइना ने एडवांटेज उठा लिया। और पैसे से इन्होंने, ये जितने आप देखोगे जो 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 इंग्रेडिएंट्स होते हैं, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट एलोपैथिक मेडिसिनल फॉर्मुलेशन के, ये प्रोडक्ट्स के, सारा उन्होंने कब्जा कर लिया है उसके रॉ मटेरियल, और पूरी फार्मा उनके उस पर है। बिल ये अरे बिल गेट्स, अमेरिका में नाम की बहुत कमी होती है खुशविंदर साहब, तो आपको बहुत बिल मेनू ऐसे नाम मिलेंगे आपको, ठीक है ना? अगर वो नहीं मिला तो बिल सीनियर, बिल जूनियर, ऐसे नाम मिलेंगे। तो मैं बिल गेट्स की बात कर रहा हूँ। वो तो इतना फिलैंथ्रोपिक आदमी, इतना पैसे वाला, उसके क्या लिंक्स है वुहान लैब से आप जानते ही हैं। फाइजर पे उसके कितना पैसा लगा हुआ था, और इस महामारी में ही 27 साल के बाद उसकी बीवी ने क्यों डिवोर्स करने के लिए सोचा, थोड़ा पता लगाइए। जल्लाद है वो, जल्लाद, यू शुड फाइंड आउट। और जो अमेरिका में हमारे भाई सुन रहे हैं, इस महामारी में इतने बड़े फिलॉन्थ्रोपिस्ट की बीवी, महान आत्मा की बीवी ने 27 साल के शादी के बाद उसको छोड़ने की बात की, कोई वजह तो होगा, कोई वजह तो होगा। तो ये सारा का सारा ये जो जो ये फार्मा माफिया जो है, आई मीन दे कैन, आप क्या क्या हो रहा है साहब, आप बताइए। आप एक कोई मेडिसिन का नाम ले रहे हैं और कह रहे हैं कि ये तो रामबाण है, फिर उसको आप डिक्राई कर देते हैं, बोलते हैं इसका कोई जरूरत ही नहीं है। आज तक कोई कोविड का ट्रीटमेंट निकला है क्या? सब हवा में बातें कर रहे हैं। आज कोविड का ट्रीटमेंट यही है ना कि जहां ऑक्सीजन अवेलेबल है वही ट्रीटमेंट, दैट इज व्हाट, अदरवाइज यू टेल मी। और
ये बीमारी पहले आती है, टेस्टिंग की 4 साल पहले आ जाती है, फिर भी आप कहते हैं कि सबूत दो। बीमारी पहले आती है, बाद में आती है, 3-4 साल पहले उसका वो आता है। जिस कंपनी ने इसको पैदा किया, ये आपके कोविड को पैदा करवाया उठा लेवल, वही आपका वो वैक्सीनेशन भी बना रहा है। और ये बड़े क्लियर टर्म्स में है, ऐसी बात नहीं, कोई एम्बिग्विटी नहीं है, एकदम टाइमलाइन है, इट इज अवेलेबल। लेकिन आपको क्या, इनको तो स्मोकिंग गन चाहिए। अब वही बात है कि किसी को बोला यार अच्छा तू इंटरव्यू के लिए जा रहा है, तो बोला कि अच्छा देख, इंटरव्यू वाला अगर एक बार तूने आंसर दे दिया ना तो उस पे अड़े रहना। तो बोला कैसे? पिताजी उसको एडवाइस दे रहे थे। बोला कि अगर जैसे तूने बोला कि बकरी के 3 पैर होते हैं और वो कहता है कि नहीं 4 होते हैं, तो कहना नहीं मुझे तो 3 ही दिख रहे हैं, आपकी आंख खराब है। तो वो वही वाली बात है कि ये फार्मास्यूटिकल जो माफिया है, इट इज डिवास्टेटिंग। अभी क्या आप द अमाउंट ऑफ मनी दैट इज गोइंग टू सम फर्म्स, सर आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन, नॉर आई वांट टू गो इनटू इट। इस महामारी में कोई भी भारतीय जो यहाँ पे है, स्पेशली जो कि डॉक्टरी के लाइन में हो या जो मान लीजिए जो उसका एंटीडोट बना रहा हो, वैक्सीन बना रहा, वो इस महामारी में यहां से इंग्लैंड चला जाए। whatever may be the reason, whatever may be the threat, तो कहां भाग के जा रहे हो यार? कहां जा रहे हो? लंदन तुम्हारे बाप का घर है क्या? तो कहां भाग के जा रहे हो? तुमको सरकार ने पूरी सुरक्षा दे दी और तुम यहां से भाग रहे हो। और मान लीजिए कोई लंदन से भाग के आपके यहां आया है क्या? कोई अमेरिका से भाग के आया है क्या? ये हर दूसरा बंदा, हर दूसरा नालायक इंडियन जब भी उसको कुछ ये होता है यहां से लंदन चला जाता है। और जबकि लंदन, पूरा इंग्लैंड इस महामारी से वो सबसे ज्यादा बैटर्ड कंट्री है, वहां तुम भाग के जा रहे हो। इस पर किसी ने सवाल पूछा नहीं। तो ये इस बायोलॉजिकल वॉरफेयर के आप डायमेंशन समझिए। इसमें ये फार्मा माफिया एक बहुत बड़ा ये। फिर आप कुछ अगर कोई उपचार निकालने का, आप देखिएगा अब ये DRDO ड्रग्स लेके आएगा ना, आप देखना ये फार्मा माफिया आपके सभी जगह ये आर्टिकल्स प्लांट करवाएंगे उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए। टेक माय वर्ड्स। और मैं ये साइंटिफिक आउटलुक, व्हाट इज योर साइंटिफिक आउटलुक? क्या वैज्ञानिक आपका वैज्ञानिक आउटलुक? उपचार बताइए। आपका इतना अगर साइंटिफिक आउटलुक है तो अपना उसका उपचार बताइए। आप भी हवा में है। तो जो कोई अगर कोई काम कर रहा है उसको डिक्राई कर दो, उसको रिडिक्यूल कर दो, खुद कुछ करो नहीं। सिंह साहब, आपने चाइना, वेस्ट एशिया, इजराइल और इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर तमाम सारा बदलाव, ट्रंप का रोल, अमेरिका का रोल और भारत की पोजीशन और भारत के जिहादी जो आंख बंद करके ये सब कर रहे हैं, इन तमाम बातों पे अपनी बात रखी और भविष्य का भी इशारा दिया कि हो सकता है कि ये एस्केलेशन ईरान तक जाए और जो फार्मा माफिया है उसके बारे में भी बात की। और मैं समझता हूँ कि हम लोगों ने आज जो बातचीत रखी थी उसके तमाम सारे
टॉपिक हम लोगों ने कवर किए और फिर कुछ दिन बाद कुछ और मुद्दों पे और ख़ासतौर से ये जो वेस्ट एशिया का एस्केलेशन है इस पे नए डायमेंशन उभरेंगे तो फिर एक बार फिर बात होगी। आपने अपना समय दिया और हम जानते हैं कि आप इस वक्त एक फैमिली शोक में हैं और मतलब लेकिन मुझे फिर भी ये लगा कि कम से कम ये ऐसा वक्त है कि मैं आपसे पूछ लूँ। मैं चाहता तो नहीं था क्योंकि उसमें आप अपने प्राइवेसी में थे, फिर भी ये हुआ कि अगर आपसे मैंने ऐसे वक्त में बात नहीं की तो ये मौका मिस हो जाएगा। और आप कुछ कहना चाहते हैं आप शायद? नहीं, मैंने ये कोविड मौत मैं ही कहना बहुत नजदीक से मैंने देखा और आज भी मेरी बिटिया गंगाराम में है हॉस्पिटल में। वो उसने अपनी बुआ को जाते हुए देखा और वो जो कहानियां बताती हैं और हमारे कुछ अपने नजदीकी लोग अभी भी लाइफ से वो लाइफ और डेथ के बीच में वो होवर कर रहे हैं। तो मैं इस बायोलॉजिकल वॉरफेयर के पहलू को मैं कभी भी मैं अपने देशवासियों से कहूँगा इसको नजरअंदाज न कीजिएगा। शायद आपके जहन में ये इतना फैक्टर्ड नहीं था ये, लेकिन इसको कीजिए। और भारत को भी मैं कहूँगा कि ये एनबीसी में ये बी वाले पर थोड़ा स्ट्रेस करें, ये बी वाले पर थोड़ा अपना दिमाग लगाएं। नहीं तो हम आप तमाम ऑक्सीजन पैदा करते रहो, अपना सिलेंडर वो करते रहो, ऑक्सीजन प्लांट्स बनाते रहो, लॉकडाउन करते रहो, जब तक आप इसको एक आप युद्ध स्तर पे काम कर रहे हैं, लेकिन आपको वो युद्ध को भी पहचानना होगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सिंह साहब, थैंक यू वेरी मच सर।